आप देख रहे हैं अवसर। सुबह सबके जाने के बाद मैं इत्मीनान से अपनी पूजा करने बैठी ही थी कि दरवाजे पर खड़ा होकर कोई कोई बार बार घंटी बजा रहा था। मैं जैसे तैसे आरती पूरी कर फटाफट दरवाजे की तरफ भागी। दरवाज़ा खोला तो सामने एक कुरियर वाला खड़ा था। उसके हाथ में एक शादी का कार्ड था। उसने मेरे सामने दस्तखत के लिए कागज़ आगे कर दिया। मैं फटाफट से दस्तखत का कार्ड देकर अंदर आ गई और कार्ड अलट पलट कर देखने लगी। कार्ड मेरे गृहनगर से ही था। मेरी जान पहचान में तो मुझे किसी शादी का मालूम नहीं। ना जाने किसकी शादी का कार्ड आ गया है। मन ही मन ये सोचते हुए मैं कार्ड खोलने लगी। कार्ड खोला तो अंदर लिखा था, आयुष्मती प्रेरणा, सुपुत्री श्रीमती रमा एवं स्वर्गीय श्री रमेश कुमार का शुभ विवाह चिरंजीव कुशाग्र सुपुत्र श्रीमती गरिमा एवं श्री प्रहलाद कुमार के साथ होना निश्चित हुआ है। इतना पढ़ते ही मुझे समझ आ गया कि ये तो रमा चाची की बिटिया कीर्ति की शादी का कार्ड है। मुझे पता ही नहीं था कि कीर्ति का नाम प्रेरणा भी है, इसीलिए कार्ड देखकर कुछ समझ नहीं आया। कार्ड पढ़कर मेरी आंखों में खुशी के 2 आंसू लुढ़क आए। आखिरकार रमा चाची भी कीर्ति की शादी कर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगी। पूरी जिंदगी हो गई चाची को संघर्ष करते करते, अब जाकर शायद चाची की जिंदगी के संघर्ष खत्म हुए हैं। आज उनकी बिटिया का शादी का कार्ड देख रमा चाची की जिंदगी किसी फिल्म की तरह मेरी आंखों के आगे घूमने लगी। रमा चाची, मैं मुश्किल से 10 साल की रही होंगी जब रमा चाची रमेश चाचा से ब्याह कर हमारे पड़ोस में आई थी। उस उम्र में नई नई दुल्हन को देखने का बड़ा शौक था मुझे। बस स्कूल से आते ही खाना खाती और पहुंच जाती रमा चाची के पास। उनके हाथों में लगी लाल सिल्क मेहंदी बहुत ही अच्छी लगती थी मुझे। जब शादी हुई तो रमा चाची की उम्र भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी। 18 साल की उम्र में ही शादी हो गई थी चाची की। दिखने में कोई बहुत खूबसूरत नहीं थी चाची। गेहुआ रंग, साधारण नैन नक्श थे चाची के, पर एक गजब का आकर्षण था उनमें। मुझे आज भी याद है जब मम्मी ने उनकी शादी के कुछ दिन बाद चाचा चाची को हमारे घर खाने के लिए बुलाया था। बातों बातों में मम्मी ने चाची से उनकी पढ़ाई लिखाई और मायके के बारे में पूछ लिया। चाची ने बताया कि वो 4 बहनें हैं, जिनमें कि वो सबसे बड़ी हैं। जब वो कक्षा 6 में थी तभी उनके पापा का निधन हो गया था, इसीलिए बस किसी तरह से वो सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ पाई। मुझे सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि बस 10वीं पास। मेरी मम्मी तो उनसे बहुत बड़ी है, वो ही उनसे ज़्यादा पढ़ी है और वो बस 10वीं पास। मैं सुनकर नादानी में फटाफट से बोल पड़ी, चाची हाँ, आप बस 10th तक पढ़े हो, आप आगे क्यों नहीं पढ़े? ये सुनकर उनकी आंखों में नमी सी आ गई और वो अपने सर को नीचे झुकाकर बैठ गई। मम्मी ने मुझे डांटते हुए चुप रहने को कहा और पानी लाने भेज दिया। उस वक्त तो उनकी आंखों की नमी का कारण नहीं समझ पाई थी, पर आज सोचती हूँ तो समझ आता है कि जिस समाज में आज भी जहाँ कहीं कहीं बेटियों को पढ़ना अच्छा नहीं समझा जाता, वहाँ एक बिन बाप के बेटी के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखना कितना मुश्किल रहा होगा। आज भी ना जाने कितनी लड़कियाँ चाहते हुए भी नहीं पढ़ पाती। फिर उस समय में तो ये और भी मुश्किल था। धीरे धीरे मैं भी अपने स्कूल और पढ़ाई में लग गई और चाची अपनी नई गृहस्थी में। चाची के ससुराल में उनकी सास, जेठ और जेठानी थे। रमेश चाचा की भी सरकारी नौकरी थी। वो बैंक में क्लर्क की नौकरी करते थे। घर की माली हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी तो बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं थी। वैसे तो चाचा अपने काम से बहुत ही होशियार थे। बैंक में सभी उन्हें बहुत मानते थे, लेकिन गलत संगत के चलते उन्हें शराब की लत लग गई थी। शराब पीकर उन्हें अपना होश नहीं रहता था और वह घर आकर चाची को उल्टा सीधा बोलते। चाची और उनके घर वालों ने उन्हें बहुत समझाया, पर उनके समझ में कुछ ना आता। धीरे धीरे उन्होंने घर में खर्चा भी देना बंद कर दिया। जब बहुत कहने पर भी उनमें कोई सुधार नहीं हुआ तो उनके माँ बाप ने उन्हें अलग कर दिया कि जब सर पर जिम्मेदारी पड़ेगी तो अपने आप सुधरेगा। अब नीचे के हिस्से में वो लोग रहते और ऊपर के हिस्से में बने एक कमरे में चाचा चाची। ससुराल वालों से अलग होने के बाद चाची के घर के हालात और बदतर हो गए। चाची घर चलाने के लिए रुपये मांगती तो चाचा खर्चा तो ना देते, मगर पीकर उन पर हाथ ज़रूर उठाते। रोज़ का यही सिलसिला हो गया।
चाची की हालत देखकर सबको तरस भी आता था, पर क्या कर सकते थे। कितनी बार तो मारपीट करने में चाची को चोट भी लग चुकी थी। उनकी सास आकर कितनी ही बार चाचा को धमकी दे चुकी थी कि अगर यही सब रहा तो वो रमा चाची को वापस उनके घर भेज देंगी। कुछ दिन तो ठीक रहता, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही सब शुरू हो जाता, क्योंकि चाचा भी जानते थे कि ऐसा नहीं हो सकता था। चाची अपने मायके वापस नहीं जा सकती थी। जहाँ 3 छोटी बहनें कुंवारी बैठी हों, ऐसे में बड़ी बहन भी जाकर बैठ जाए तो छोटी बहनों की शादी कैसे होती। अपनी विधवा माँ और बहनों की खातिर चाची मजबूर होकर सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। वक्त बीतता जा रहा था। इसी बीच पता चला कि चाची माँ बनने वाली हैं। इस खुशखबरी के बाद चाचा के व्यवहार में थोड़ा सुधार देखने को मिला। अब वो चाची का बहुत ध्यान रखने लगे थे। चाची पर हाथ भी नहीं उठाते थे। चाची बहुत खुश थी। 9 महीने पूरे होने पर चाची ने प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जिनको प्यार से सब माही बुलाते थे। चाचा भी माही पर जान छिड़कते थे। कुछ समय तक सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे चाचा फिर से अपने पुराने ढर्रे पर आ गए थे। रोज रात को शराब पीकर आना और चाची के साथ गाली गलौज करना, उन्हें मारना पीटना। चाची बेचारी ने इसे ही अपनी नियति मान लिया था। जब कभी विरोध करती तो इतना पीटी जाती कि शोर सुनकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता। घर का तमाशा ना बने, इसीलिए बेचारी चुपचाप सहन करने लगी। 4 साल के भीतर चाची 2 और बेटियों की माँ बन गई थी, गुंजन और कीर्ति। अभी तक तो चाचा के कोप का भाजन सिर्फ रमा चाची ही बनती थी, लेकिन अब 3-3 बेटी होने के कारण तीनों बेटियां भी पिता के गुस्से का शिकार होने लगी। चाची को भी बहुत ताने सुनाते। चाचा की खुद तो है ही 4-4 बहनें, यहाँ पर भी लड़कियों की लाइन लगा दी। रमा चाची की सास जो पहले उनका थोड़ा बहुत साथ देती थी, वो भी तीसरी बेटी के बाद से चाची से बहुत कम मतलब रखती। बेटियों को जन्म देने के कारण उन्होंने भी चाची का साथ छोड़ दिया। रमा चाची अपनी बेटियों को गले लगाकर घंटों रोती, पर उनको चुप कराने वाला कोई नहीं था उनके परिवार में। परंतु घर के बाहर वो किसी से कुछ ना कहती। बाहर तो वो हमेशा हंसती मुस्कुराती ही नजर आती, अपनी चोटों को छुपाती हुई, अपने दर्द को अपने अंदर ही समेटे हुए। किसी किसी दिन तो चाची की हालत इतनी खराब हो जाती मार खाकर कि उनमें कुछ बनाकर अपनी बच्चियों को खिलाने की भी हिम्मत नहीं होती। तब माँ कितनी ही बार चुपके से जाकर उन्हें खाना देकर आती थी। माँ चाची को कितनी बार कहती इन सब के खिलाफ आवाज़ उठाने को, पर रमा चाची अपने बच्चों की खातिर चुप रहने की ही बात करती। कहती, इन बच्चों को कहाँ ले जाऊंगी मैं, कैसे पालूंगी इनको। मैं जानती हूँ बिना बाप के बच्चों को क्या क्या सहना पड़ता है। जो कुछ मैंने झेला है वो मैं इन्हें झेलने नहीं देख सकती। अपनी किस्मत के आगे उन्होंने हथियार डाल दिए थे। फिर अचानक उनकी किस्मत ने पलटी मारी। चाची एक बार फिर माँ बनने वाली थी। इस बार घरवालों ने कोई भी जोखिम नहीं उठाने की सोची थी। चाची के गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग परीक्षण कराया गया। जब ये पता लगा कि अब की बार चाची के गर्भ में पल रहा बच्चा एक लड़का है, तो चाची का विशेष रूप से ध्यान रखा जाने लगा। चाचा ने शराब को हाथ लगाना तक बंद कर दिया। अब वो बच्चियों को भी बहुत प्यार करने लगे थे। रोज चाची और लड़कियों की पसंद का तरह तरह का खाना पीने का सामान लाते। चाचा चाची को हर तरीके से खुश रखने की कोशिश करते, और चाची भी वाकई में बहुत खुश थी। उनकी खुशी का सबसे बड़ा कारण बेटे की माँ बनना नहीं था, अपितु वो तो सबसे ज़्यादा इस बात के लिए खुश थी कि चाचा ने शराब पीना छोड़ दिया था और उनकी बेटियों को उनके हिस्से का प्यार मिलने लगा था। वक्त आने पर चाची ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। चाची की ज़िंदगी में नन्हे अभय के आ जाने से खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई थी। जैसे तपती मरुभूमि में कलकल करती नदी बह गई हो, ऐसे ही चाची के बेरंग जीवन में खुशियों की बहार आ गई थी। तीनों छोटी बच्चियां भी बहुत ही खुश थी छोटे भाई के आ जाने से। ऊपर से पहली बार पिता के प्यार को देख रही थी। डरी डरी सहमी सहमी सी बच्चियों अब नन्ही कलियों की तरह मुस्कुराने लगी थी। जिस घर से रोज मार पीट की रोने चिल्लाने की आवाज़ें आती थी, अब वहाँ से बच्चों की खनखनाती हंसी की आवाज़ आती थी। हम सब लोग भी रमा चाची के परिवार के लिए बहुत खुश थे, लेकिन शायद चाची की खुशियों की वो किसी की नज़र लग गई।
इतनी खुशी देने के बाद भगवान ने उनकी सारी खुशियाँ एक ही झटके में छीन ली। नन्हा आप है मुश्किल से 2 साल का रहा होगा जब एक दिन गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। चाचा सुबह सुबह बैंक जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उधर बच्चे भी कहीं घूमने जाने की जिद कर रहे थे। चाचा ने बच्चों को वादा किया कि शाम को आकर सबको घुमा कर लाएंगे। उन्होंने बच्चों को और चाची को शाम को तैयार रहने को कहा और काम के सिलसिले में निकल गए। शाम हो गई। चाची ने अभय और तीनों बेटियों को तैयार कर दिया था और खुद भी तैयार होकर घर के काम निपटाने लगी थी। सभी को बस चाचा के वापस आने का इंतज़ार था। रात हो गई लेकिन चाचा नहीं आए। चाची का दिल बहुत ज़्यादा घबराने लगा था। चाची ने नीचे आकर अपने ससुर और जेठ को पूरी बात बताई। उस वक्त मोबाइल का ज़माना तो था नहीं जो वो चाचा को फ़ोन करके पूछा जा सकता। बड़े चाचा ने पीसीओ पर जाकर बैंक में फ़ोन किया, पर बैंक तो बंद हो चुका था। किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर चाची ने चाचा के साथ काम करने वाले एक अंकल के घर पे फ़ोन लगवाया तो उनसे पता चला कि चाचा तो रोज़ के समय पर ही बैंक से निकल गए थे। बड़े चाचा उन्हें ढूंढने भी निकले पर कुछ पता नहीं चला। कई घंटे बीत गए पर चाचा तो नहीं आए। आई तो उनकी मौत की खबर। ऑफिस से लौटते वक्त उनकी लूना का एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था। राह चलते लोगों ने पुलिस को खबर की। पुलिस ने चाचा को अस्पताल तक पहुंचाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। फिर पुलिस ने किसी तरह उनका घर का पता मालूम कर घर तक खबर करवाई थी। चाची पर तो जैसे वज्रपात ही हो गया था। एक ही झटके में उनकी खुशियों को हमेशा के लिए ग्रहण लग गया था। उनके रोदन से उस दिन पूरा मोहल्ला शहर उठा था। हर किसी की ज़बान पर बस एक ही बात थी कि रमा चाची की ज़िंदगी में भगवान ने शायद बस संघर्ष ही लिखा है। एक बिन बाप की लड़की ने न मायके में सुख देखा न ससुराल में। अब जाकर सुख के दिन आए थे तो भगवान ने ऐसी अपूर्णीय क्षति कर दी जो कभी पूरी नहीं हो सकती। पहाड़ जैसी जिंदगी बेचारी छोटे छोटे बच्चों के साथ अकेले कैसे काटेगी। अगले दिन चाचा के क्रियाक्रम के वक्त आसमान भी जमकर बरसा, जैसे चाची और उनके बच्चों की किस्मत पर वो भी रो रहा हो। चाचा के जाने के बाद चाची बिल्कुल बुद्ध बन गई थी। ना उन्हें अपनी होश थी ना अपने बच्चों की। तीनों बच्चियां भी उम्र में बहुत बड़ी नहीं थी। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। उनके पापा आखिर कहाँ चले गए। मम्मी उनसे बात क्यों नहीं करती, हर वक्त रोती क्यों रहती हैं। और नन्ना अब है, वो तो अभी पापा बोलना भी नहीं जानता था कि नियति के क्रूर हाथों ने उसके सर से पिता का साया ही छीन लिया। वो बेचारा माँ के आंचल के सामने बेचैन रोता रहता, पर रमा चाची तो पागलों की भांति हर वक्त शून्य में ताकती रहती। रमा चाची की सास और माँ दोनों के लिए ही ये दुख पहाड़ के जितना बड़ा था। एक ने अपना जवान बेटा खोया तो दूसरी ने अपनी बेटी का सुहाग। फिर भी दोनों हिम्मत करके रमा चाची को और उनके बच्चों को जैसे तैसे संभाल रही थी। इसी तरह एक महीना निकल गया। चाची की माँ भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं रुक सकती थी। चाची को अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए समझाकर वो भी चली गई। एक दिन उनके जेठ मतलब बड़े चाचा और बड़ी चाची उनके पास ऊपर आए। उन्होंने कुछ कागज़ हाथ में लिए हुए थे। चाचा ने चाची को उन कागज़ पर दस्तखत करने को कहा। जब चाची ने उनसे उन कागज़ों के बारे में पूछा तो बड़े चाचा बोले, रमा, ये रमेश की जगह बैंक में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन है। अब तुम तो ये नौकरी कर नहीं सकती, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ही उसकी जगह ये नौकरी कर लेता हूँ। आखिर अब तुम लोगों का ध्यान भी तो मुझे ही रखना है ना। रमा चाची ने फिर पूछा, भैया क्या लिखा है इन कागज़ों में? बस इन कागज़ों में यही लिखा है कि तुम्हें मेरे को अनुकंपा नियुक्ति मिलने पर कोई आपत्ति नहीं है। तुम ये साइन कर दो तो मुझे ये नौकरी मिल जाएगी। बड़े चाचा ने उन्हें जवाब दिया। ये सुनकर चाची जैसे नींद से जागी हों। वो सोचने लगी, अनुकंपा नौकरी उनकी जगह? मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि सरकारी नौकरी होने की वजह से उनकी जगह नौकरी मिल सकती है। उनकी पत्नी होने के नाते उस नौकरी पर मेरा हक बनता है। रमा चाची ने बड़े चाचा से कहा, भैया अनुकंपा नौकरी पर तो पत्नी का हक बनता है, तो उनकी जगह नौकरी का हक तो मेरा है ना। फिर ये नौकरी आपको कैसे मिल सकती है?
अरे अब तुम तो बाहर निकल कर नौकरी कर नहीं सकती, तो किसी को तो ये नौकरी मिलनी ही चाहिए ना। तुम्हें तो पता ही है ना, प्राइवेट नौकरी में घर का खर्चा तो नहीं निकल सकता। फिर मैं बेचारे दो दो घर का खर्चा कैसे उठाऊंगा। ऊपर से माँ बाबूजी भी हैं। सरकारी नौकरी लग जाती तो कम से कम सारे बच्चे ढंग से तो पल जाते। अब मेरे तो दो ही हैं, तुम्हारे तो चार चार हैं। बताओ कैसे पलेंगे ये। बस तुम इन कागज़ों पर दस्तखत कर दो तो नौकरी इन्हें मिल जाएगी और तुम्हारे बच्चे भी आराम से पल जाएंगे। अब बड़ी चाची ने रमा चाची को समझाने की कोशिश की। बड़ी चाची की बात सुनकर रमा चाची को बहुत धक्का लगा। जिस तरह से बड़ी चाची ने चार चार बच्चों की बात बोली थी, वो चाची के दिल में बहुत गहरे जाकर लगी थी। उनके आगे अपना बचपन घूमने लगा था, जैसे उनका बचपन दूसरों के एहसान तले बीता था। आज वही सब उन्हें अपने बच्चों के साथ होता नजर आ रहा था। बड़ी चाची के नश्तर जैसे शब्दों को सुनकर रमा चाची की आंखों के सूखे आंसू एक बार फिर झरझर गिरने लगे। लेकिन उनके अंदर की माँ जाग गई थी। उन्होंने मन ही मन एक दृढ़ निश्चय कर लिया था। अपनी जेठानी की बातों को सुनकर रमा चाची के मन में एक तूफान उठ गया था। वो मन ही मन सोच रही थी, नहीं, अपने बच्चे को मैं किसी के भी एहसान तले नहीं पलने दूंगी। मैं इतनी कमज़ोर नहीं पड़ सकती। अपने दर्द से बाहर निकलकर मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना ही होगा। अपने बच्चों का अपना हक मैं किसी और को नहीं दे सकती। मैं खुद ये नौकरी करूँगी और अपने बच्चों को एक अच्छा और सम्मानजनक जीवन दूंगी। अपने बच्चों की खातिर आखिरकार चाची ने घर से बाहर निकलकर खुद नौकरी करने का निर्णय ले लिया था। नहीं भैया भाभी, मैं इन कागज़ पर दस्तखत नहीं कर सकती। चाची ने अपने जेठ जेठानी को साफ साफ बोल दिया। लेकिन क्यों, क्या हुआ? क्यों नहीं करोगी तुम दस्तखत? क्या सरकारी नौकरी ऐसे ही जाने दे हाथ से? अरे फिर मैं तुम्हारा और बच्चों को कैसे पालूंगा? बड़े चाचा तेज़ आवाज़ में चाची से बोले। नहीं भैया, सरकारी नौकरी कहीं नहीं जाएगी, मैं खुद करूँगी ये नौकरी, चाची ने बड़े चाचा को कहा। चाची की बात सुनकर बड़े चाचा और बड़ी चाची एक बार को तो जड़ हो गए। फिर बड़ी चाची बिफर पड़ी। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? अब घर की औरतें भी घर से बाहर निकलकर नौकरी करेंगी। तुम नौकरी करोगी तो तुम्हारे बच्चों को कौन संभालेगा? मैं तो बिल्कुल भी नहीं। और एक 10वीं पास को क्या नौकरी देंगे बैंक वाले, एक चपरासी की? चाची बड़ी व्यंग्यात्मक मुस्कान लिए बोली। भाभी कोई बात नहीं, चपरासी की मिले चपरासी की ही सही, मुझे मंजूर होगा। कम से कम मेरे बच्चे चैन की रोटी तो खा ही लेंगे ना। किसी आगे के आगे हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा। भले ही 10वीं पास हूँ, पर इतने नियम कानून जानती हूँ कि अनुकंपा नौकरी पर पत्नी और बच्चों का ही अधिकार होता है, भाई बहनों का नहीं। एक बात और भाभी, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और फिर मेरे बच्चों का सिर्फ बाप मरा है, इनकी माँ अभी जिंदा है। और जब तक मैं हूँ, मैं अपने बच्चों को बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। आज के बाद आपको मेरे बच्चों की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुद संभाल लूँगी सब कुछ। मैं नौकरी भी कर लूँगी और बच्चे भी पाल लूँगी। ना जाने उस दिन चाची ने मैं इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। जिन चाची ने कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, पलटकर जवाब नहीं दिया, चाहे कितने ही ताने सुने हों, चाहे कितनी भी मार खाई हो, उन चाची ने अपने जेठ जेठानी को दो टूक जवाब दे दिया था। घर की औरतें भी अब बाहर निकलकर नौकरी करेंगी क्या? आज तक इस खानदान में ना ऐसा हुआ है और ना ही होगा। बड़े चाचा बोले। भैया, आज तक इस खानदान में ऐसा किसी के साथ हुआ भी तो नहीं ना, जैसा मेरे साथ हुआ है। और भगवान ना करे किसी और के साथ ऐसा हो, चाची रोते हुए बोली। वो चाचा और चाची के आगे हाथ जोड़कर बोली। बड़े भैया भाभी, हमारी इतनी फिक्र करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब आपको मेरी और मेरे चार चार बच्चों की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुद इन्हें पाल लूँगी। इतने में अभय रोता हुआ उनके पास आ गया और चाची उसे लेकर अंदर कमरे में चली गई। और बड़े चाचा और चाची पैर पटकते हुए नीचे। चाची के उन कागज़ों पर दस्तखत करने से मना करने के बाद उनके घर में बहुत हंगामा हुआ। बड़े चाचा और चाची ने रमा चाची से संबंध खत्म कर लिए और अपने माता पिता को भी रमा चाची से मतलब रखने से मना कर दिया। दादा दादी जी ने भी रमा चाची को बहुत समझाया
कि कागज़ों पर दस्तखत कर दे। कहाँ करती फिरेगी नौकरी? पर चाची नहीं मानी। दोनों बूढ़े बुढ़िया बेचारे आखिरकार बड़े चाचा के ऊपर ही आश्रित थे, तो उन्हें उनकी बात माननी ही पड़ी। और लोगों को भी रमा चाची के पास आना जाना बंद हो गया। अब रमा चाची बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, लेकिन उनकी हिम्मत कमज़ोर नहीं पड़ी थी। एक दिन रमा चाची ने सुबह ही सुबह घर के सारे काम निपटा, खाना पीना बना कर रख दिया और गुड्डू जो उस वक्त सिर्फ 8 साल की थी, उसे अपनी छोटी बहनों का ख्याल रखने को कह अभय को गोद में लेकर निकल गई। चाची सीधे चाचा के बैंक पहुंची। वहां जाकर उन्होंने मैनेजर से मिलने की बहुत कोशिश की, पर मैनेजर के किसी मीटिंग में होने की वजह से नहीं मिल पाई। उन्हें इंतज़ार करते करते 2 घंटे बीत गए, लेकिन मैनेजर से मिलना नहीं हो पाया। अभय को गोद में लिए लिए उनके हाथ भी दुखने लगे थे। उसे भीड़ भाड़ में अकेला नीचे भी तो नहीं छोड़ सकती थी। ऊपर से घर में अकेले बच्चों की चिंता उन्हें सताए जा रही थी, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार बैंक मैनेजर की मीटिंग भी खत्म हो गई। चपरासी ने बैंक मैनेजर को जाकर रमा चाची के बारे में बताया, तो मैनेजर ने चाची को अपने कैबिन में बुला लिया। चाची का परिचय और आने का मकसद जानकर मैनेजर ने चाची को बैठने को कहा। मैनेजर ने उनसे उनकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में पूछा। जब चाची ने उन्हें अपना 10वीं तक पढ़ा होना बताया, तो मैनेजर भी सोच में पड़ गए। उन्होंने चाची को कहा कि इतनी शैक्षणिक योग्यता पर सब स्टाफ के पद पर ही उन्हें अब अनुकंपा नियुक्ति मिल सकती है। चाची सब स्टाफ के लिए भी सहर्ष तैयार हो गई। आखिर उन्हें तो किसी भी तरह अपने बच्चों को पालना था। मैनेजर ने उन्हें पूरी कागजी कार्यवाही समझाकर जल्द से जल्द जमा कराने को कहा, जिससे आवश्यक अनुमति लेकर चाची नौकरी शुरू कर सकें। चाची को सारी कागजी कार्रवाई करते करते 1 महीना लग गया। कभी शपथ पत्र बनवाने तो कभी राजपत्रित अधिकारी से कागजों का सत्यापन। बहुत दौड़ भाग की चाची ने। चाचा के रहते चाची कभी अकेली घर से बाहर तक नहीं निकली थी, तो उन्हें शहर के बारे में बहुत ज़्यादा पता भी नहीं था। जैसे तैसे पापा ने ही बड़ी मुश्किल से चाची के कागज़ तैयार कराए थे। उनके परिवार वाले तो सब उनका साथ पहले ही छोड़ चुके थे। चाची ने एक दिन बैंक जाकर सारे कागज़ जमा कर दिए। बैंक मैनेजर ने उन्हें जल्द ही सारी कार्यवाही पूरे करने का आश्वासन दिया। अब चाची को बस अपने नियुक्ति पत्र का इंतज़ार था। आखिरकार वो दिन भी आ ही गया जब चाची का नियुक्ति पत्र उनके हाथ में था। चाची की ज़िंदगी की एक नई पारी शुरू हो गई थी। चाची रोज़ सुबह बच्चों को स्कूल भेजती, सारा काम खत्म करती और बैंक के लिए निकल जाती। शुरू में उन्होंने अभय को संभालने के लिए अपनी माँ को बुला लिया था। शुरू का 1 महीना बहुत अच्छे से निकल गया, लेकिन फिर उनकी माँ को भी किसी कारणवश वापस अपने घर जाना पड़ा। अब चाची को अकेले ही सब कुछ संभालना था। अभी छोटा था तो वो स्कूल भी नहीं जाता था। छोटे शहरों में क्रैश भी नहीं होते जो अभय को किसी क्रैश में छोड़ जाती चाची। अब ऐसे में उनके सामने बहुत ही बड़ी समस्या थी अभय का ध्यान रखने की। कितनी बार अभय को संभालने के लिए चाची बैंक से छुट्टी लेती और कितनी बार बारी बारी से गुंजन स्कूल की छुट्टी करती। वक्त की मार ने बेचारी बच्चियों को भी अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार बना दिया था। दोनों घर का काम भी सीख गई थी। कीर्ति तो खुद अभी सिर्फ 5 साल की थी, पर अपनी बड़ी बहनों को देखकर वो भी घर के छोटे मोटे काम करवा देती थी। चाची कई बार ये सब देखकर बहुत दुखी होती कि खेलने कूदने की उम्र में उनकी बेटियों को घर का काम करना पड़ रहा है, पर वो भी क्या कर सकती थी। वक्त के हाथों मजबूर जो ठहरी। चाची के बैंक मैनेजर बहुत भले आदमी थे और चाची की मजबूरी को समझते थे तो छुट्टी दे देते थे, लेकिन ज़्यादा छुट्टी करने की वजह से तनख्वाह तो कटती ही थी। चाची के हाथ में बहुत कम तनख्वाह आ पाती थी। पहले ही सब स्टाफ की सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी और कटने के बाद तो और भी कम। ऐसे में घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और बीच बीच में बच्चों की दवा पानी का खर्चा निकालना बड़ा मुश्किल था। पैसे बचाने के लिए पहले ही चाची रोज़ बैंक 3-3.5 किलोमीटर पैदल चलकर जाती और पैदल ही आती। फिर भी घर चलाने को हाथ तंग रह जाता। मुझे अच्छे से याद है कि चाचा के जाने के बाद एक बार अभय बहुत बीमार पड़ा और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा था। तब चाची के पास हॉस्पिटल का बिल भरने तक के पैसे नहीं थे।
मम्मी पापा ने उनकी मदद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन चाची इतनी स्वाभिमानी थी कि उन्होंने पैसे से कभी किसी की कोई मदद नहीं ली। उन्होंने मम्मी पापा को भी आर्थिक रूप से मदद के लिए साफ मना कर दिया। उस वक्त उन्होंने गहनों के रूप में चाचा की एकमात्र निशानी अपना मंगलसूत्र बेचकर अस्पताल का बिल भरा था। मम्मी ने उन्हें बहुत रोका, पर वो कहने लगी, जिसके नाम का मंगलसूत्र था जब वो ही नहीं रहे तो अब इस निशानी को रखकर ही क्या करना। अब ज़रूरत पड़ने पर बच्चों के ही काम आ जाए कम से कम। आगे बच्चे भी तो उन्हीं की निशानी हैं। इतनी स्वाभिमानी थी चाची, और आज भी ऐसी ही हैं। ऐसे ही कई महीने निकल गए। अब अभय भी अब 3 साल का होने जा रहा था। चाची ने उसका भी स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। अब वो सुबह सुबह स्कूल जाता और अपनी बहनों के साथ ही वापस आ जाता। आने के बाद माही और गुंजन उसको और कीर्ति को संभाल लेती थी। चाची की ज़िंदगी में थोड़ा सा सुकून आया था। अब वो नियम से बैंक जाती और जो भी काम उसे पूरे दिल से करती। चाची की मेहनत और लगन देखकर उनके मैनेजर बहुत खुश थे। उन्होंने चाची को सलाह दी कि वो आगे पढ़ाई कर ले तो उन्हें तरक्की मिल सकती है। मैनेजर की बातें सुनकर चाची सोच में पड़ गई। 4 बच्चे, घर और बाहर का सारा, नौकरी और बच्चों को पढ़ाना, क्या इन सब के साथ अपनी पढ़ाई कैसे करूँगी सब कुछ। यह सोच कर उन्होंने कितनी ही रातें करवटें बदल कर काटी। उनके एक निर्णय से उनका और उनके बच्चों का भविष्य सुधर सकता था, लेकिन इतनी जिम्मेदारी के बीच वो खुद पढ़ने के लिए कैसे समय निकाल पाएंगी। फिर पढ़ाई छोड़े हुए भी उन्हें एक अरसा हो चुका था। दोबारा पढ़ाई शुरू करना इतना आसान भी नहीं था। इस बात की चिंता उन्हें सता रही थी। बहुत सोच विचार कर आखिर चाची ने मन ही मन एक निर्णय ले लिया था। रमा चाची ने आगे पढ़ाई करने का मन पक्का कर लिया था। एक दिन वो मेरे पास घर आई और मुझसे आगे पढ़ने की बात बताई। मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने आगे पढ़ने की सोची। चाची ने मुझसे उनका प्राइवेट 12वीं का फॉर्म भरवाने के लिए बोला। उस वक्त मैं कॉलेज में थी, तो कॉलेज से आते हुए मैं चाची के लिए फॉर्म ले आई और भर कर दे दिया। मैंने अपनी सहेली की छोटी बहन की पुरानी किताबें भी चाची को परीक्षा की तैयारी के लिए ला दी थी, और फिर चाची के जान से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के साथ साथ अपनी परीक्षा की तैयारी भी करने लगी। चाची की परीक्षा अच्छी गई और जब परिणाम आया तो हमें यकीन ही नहीं हुआ। चाची ने प्रथम श्रेणी से परीक्षा उत्तीर्ण की थी। हम सब चाची के कायल हो गए थे कि इतनी व्यस्त दिनचर्या के साथ और इतने सालों बाद पढ़ाई शुरू करने के बावजूद चाची ने वो कर दिखाया जो रोज स्कूल जाने वाले भी नहीं कर पाते थे। 12वीं के परिणाम ने चाची में एक नया जोश भर दिया था और चाची ने देखते ही देखते स्नातक तक की पढ़ाई भी बहुत अच्छे नंबरों के साथ पूरी कर ली। ये 4 साल चाची की ज़िंदगी के सबसे संघर्ष भरे साल रहे, लेकिन कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो चाची के सब्र और संघर्ष का फल भी बहुत मीठा था। चाची के स्नातक होने के बाद उनकी पदोन्नति हो गई और वो सब स्टाफ से बैंक में क्लर्क बन गई थी। चाची के चारों बच्चे भी अब संभल गए थे। चारों बहुत ही समझदार और होशियार थे। तीनों बेटियां माँ का पूरा हाथ भी बटाती और अपनी पढ़ाई भी मन लगाकर करती। उनके चारों बच्चों को देखकर लगता कि चाची की तपस्या सफल हो गई। चाची बैंक में भी पूरी मेहनत, ईमानदारी और लगन से काम करती थी। धीरे धीरे उन्होंने बैंक की विभागीय परीक्षा पास कर ली और तरक्की कर मैनेजर बन गई। उनका स्थानांतरण भी दूसरे शहर में हो गया। चाची चारों बच्चों के साथ दूसरे शहर चली गई। उसके बाद चाची से कई साल तक मिलना नहीं हो पाया। मेरी भी शादी हो गई और मैं भी दूसरे शहर अपने ससुराल में आ गई। पिछले साल जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने मायके गई तो चाची के घर में काम चल रहा था। मैंने उत्सुकतावश माँ से पूछा तो पता चला कि चाची प्रमोशन होते होते चीफ मैनेजर बन गई हैं और उनका तबादला इसी शहर में हो गया है। अब वो वापस इसी शहर में रहेंगी, इसी घर में रहेंगी और उससे पहले घर को अपने रहने के हिसाब से ठीक करा रही हैं। मुझे जानकर इतनी खुशी हुई कि मैं शब्द में बयान नहीं कर सकती। एक 10वीं पास साधारण सी गृहिणी से बैंक की चीफ मैनेजर तक का सफ़र, वो भी इतनी कठिन परिस्थितियों में, कोई नायिका ही कर सकती है।
मेरी चाची से मिलने की उत्सुकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन उस बार तो वो सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हो पाया। 6 महीने बाद मेरे भतीजे की सगाई में मुझे वो सुअवसर प्राप्त हुआ। करीने से बंधी सिल्क की साड़ी, बालों का जूड़ा बनाए हुए चाची एक बार को तो पहचान में ही नहीं आई। उम्र के साथ साथ उनके बाल भी थोड़े पक गए थे, लेकिन चेहरे पर एक अलग ही तेज था। चाची का उठना बैठना, बात करने का सलीका, पूरा का पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया था। लेकिन आज भी व्यवहार में वही मधुरता, वही अपनापन साफ साफ झलक रहा था। इतने बड़े ओहदे पर पहुंचकर भी वो जमीन से जुड़ी हुई थी। रमा चाची सब औरतों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। जो जेठानी पहले उन्हें ताने मारने से पीछे नहीं हटती थी, आज वो भी रमा रमा कहते उनके आगे पीछे घूम रही थी। मैं चाची को देखते ही उनके गले लग गई। चाची भी मुझे देखकर बहुत खुश हुई। मुझसे मेरे ससुराल, पति और बच्चों के बारे में पूछा। मैंने अपने पति और बच्चों को भी चाची से मिलवाया। चाची का व्यक्तित्व उन सब पर भी अपनी अमिट छाप छोड़ गया। बातों बातों में मैंने चाची से माही, गुंजन और कीर्ति, अभय के बारे में पूछा तो पता चला कि माही और गुंजन दोनों ही इंजीनियर बन गई और अब शादी होकर माही बेंगलोर में तो गुंजन हैदराबाद में सेटल हो गई है। कीर्ति डॉक्टर बन गई है और दिल्ली के एक हॉस्पिटल में जॉब कर रही है। अभय पुणे से लॉ की पढ़ाई कर रहा है। सच में चाची के बच्चों के बारे में जानकर बहुत सुखद एहसास हुआ। चारों का बचपन जितने संघर्ष में बीता था, लेकिन चाची ने अपने अधिक परिश्रम से उन सब का भविष्य सुनहरे अक्षरों में लिख दिया था। सही मायनों में चाची एक नायिका है, सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत। अरे, फिर से दरवाजे पर कोई है, मैं चलकर देखती हूँ ज़रा। चाची को याद करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। लो भाई, एक नायिका को याद कर रही थी और अब दूसरी नायिका आ गई, मेरी काम वाली बाई गंगा। ये भी किसी नायिका से कम थोड़े ही ना है। दिन भर लगभग 10 घरों में झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े और खाना बनाकर अपनी बेटियों को पढ़ा रही है और फिर रात को अपने शराबी पति से मार खाती है, पर हर वक्त मुस्कुराती रहती है। वैसे हर एक स्त्री अपने आप में एक नायिका ही तो है, चाहे वो एक गृहिणी हो या कामकाजी महिला। अपने सारे सुख दुख, अपनी सारी तकलीफ भुलाकर दिन रात अपने घर परिवार, अपने बच्चों के लिए लगी रहती हैं। चाहे कितनी भी परेशानी में हो, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनाए रखती हैं। कोई उसका दर्द समझे ना समझे, पर हर किसी के दुख दर्द बांटने के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं। एक औरत माँ और बाप दोनों की भूमिका निभा सकती है, लेकिन पुरुष के लिए एक माँ बन पाना बहुत मुश्किल होता है। जब बात परिवार पर आ जाए तो एक स्त्री लक्ष्मी और दुर्गा दोनों का रूप धारण कर सकती है। दुनिया की हर एक स्त्री को, हर एक नायिका को मेरा दिल से नमन।